everyone. Today we are going to start our second book, Politics in India since Independence. और हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैलेंज ऑफ द नेशन बिल्डिंग। ये हमारी सेकंड बुक है, इट्स रिलेटेड टू द आफ्टर इंडिपेंडेंस कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडियन गवर्नमेंट बनी तो उसने कौन कौन से काम किए, कौन से क्राइसिस उस टाइम पे आए, कौन से कन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट के साथ आए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहले वाली बुक हमने की थी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें था हमारा वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में था, ज़्यादातर अमेरिका के बारे में था। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस कि कौन कौन सा जो प्रॉब्लम्स थी इंडिया को फेस करनी पड़ी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन से क्राइसिस आ गए थे, और आज तक की टिल नाउ की पॉलिटिक्स की बात हम करेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है चैलेंज ऑफ द नेशन बिल्डिंग, इट्स डील विद द आफ्टर 1947, जो 1947 के बाद जो हमने आज़ादी ली थी उसके बाद हमारे कौन कौन सी प्रॉब्लम, मतलब ब्रिटिशर्स रूल ख़त्म होने के बाद जब इंडिपेंडेंस ले ली तो फिर कौन सी प्रॉब्लम हमें आनी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट चैलेंज, चैलेंज आपको पता ही है, चैलेंज जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, नेशन बिल्डिंग, कि कैसे हमने अपने नेशन को बिल्ड करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे हमारे नेशन को छोड़ गए थे, ठीक है, हमारी कंट्री को छोड़ गए थे, तो उसको कैसे हमें बिल्ड करना है, कैसे उसकी इकोनॉमी को बनाना है। लाइक चैलेंज फॉर द न्यू नेशन, किसी भी न्यू नेशन के लिए चैलेंज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, we got the independence on the 15 August 1947. After that we were very happy कि now we are free, but it was not simple as it seemed. ऐसा सिंपल नहीं था जैसे हमें दिख रहा था। ठीक है, there were so many challenges that are मतलब जो गवर्नमेंट के सामने थे, जो उस टाइम पे जो नेशनल लीडर थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, अब उनके ऊपर बहुत बड़ा भार था कि अब आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि द इंडिपेंडेंस दैट कम इन 1947 दैट इज कम विद द पार्टीशन। जो 47 में हमें आज़ादी मिली वो पार्टीशन के साथ आई थी। ऐसा नहीं था कि हाँ पूरी कंट्री को ब्रिटिशर्स छोड़ गए हैं तो आप अपना संभालो, नहीं, द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। तो कंट्री क्या थी उस टाइम पे, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि कैसे हमें अपने नेशन को बिल्ड करना है। दैट टाइम द इंडिया फेसेस द थ्री चैलेंजेस। First, the nation building challenge. Nation building में there are three type of challenge that we will discuss in this chapter. इस चैप्टर में हम जो तीन चैलेंज की बात करेंगे जो इंडिया फेस कर रहा था 1947 के बाद, वो था फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ द रेफ्यूजीज, क्योंकि इंडिया गॉट द पार्टीशन in 1947, the country was divided into the two parts, India and Pakistan. ठीक है, तो उस टाइम पे जो इसके बारे में बात करेंगे, कैसे लोगों को डिस्प्लेस किया गया, कैसे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, रेफ्यूजीज जो थे उनको कैसे सेटल किया गया। ठीक है, द फर्स्ट चैलेंज वाज द सेटलमेंट ऑफ द रेफ्यूजीज। द नेक्स्ट ऑफ चैलेंज इज द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। दैट टाइम देयर वाज अ 565 प्रिंसली स्टेट जिनको ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही छोड़ दिया था। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे वो प्रिंसली स्टेट्स को हमने इंडिया के साथ मर्ज किया। द थर्ड चैलेंज वाज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। जो कुछ स्टेट्स थी इंडिया की वो डिमांड कर रही थी कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, ठीक है, अलग कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, देयर आर सो मेनी लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट और जो कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो कैसे हमने सॉल्व की। सो इन द फर्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस दीज थ्री नेशन बिल्डिंग चैलेंज, refugee challenge, princely state and the reorganization. And the next challenge, the big challenge that was India facing is the establish of democracy. लाइक ब्रिटिशर्स ने अपना जो पुराना सिस्टम था वो वैसे ही छोड़ गए, तो नाउ इट्स अप टू द इंडियन गवर्नमेंट की हाउ द कंट्री विल रन, कि कैसे हमें कंट्री को रन करना है, कैसे कौन सा सिस्टम बनाना है, कौन सी गवर्नमेंट लेके आनी है, हाउ द लाइक राइट्स टू द गिवन टू द पीपल, कैसे लोगों को राइट्स देने हैं, ड्यूटीज देनी है, गवर्नमेंट कैसी होगी, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। ठीक है, जैसे आपने अपनी पहली बुक में +1 क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो बहुत सारे रिसोर्सेज हमने बहुत सारी कंट्री से इस्टेब्लिश किए थे। तो सेकंड चैलेंज था हमारा
डेमोक्रेसी का, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। द थर्ड चैलेंज इज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि कैसे हमें हमारी इकोनॉमी को वेल डेवलप्ड करना है, लोगों को वेल बीइंग करना है, कैसे एक वेलफेयर सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी है, पब्लिक सेक्टर को प्रेफरेंस देनी है या प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस देनी है, वो हम इसके थर्ड चैलेंज में डिस्कस करेंगे, जो हमारे थर्ड चैप्टर में आएगा। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे हमारे नेशन बिल्डिंग के चैलेंज की, जिसमें जो फर्दर 3 चैलेंज आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन जैसे डिवाइड हो जाना, डिस्प्लेसमेंट लोगों का एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना, रिहैबिलिटेशन उनको दोबारा से सेटल करना। ये कैसे हुआ, ठीक है। देखो, देयर वर 2 नेशन थ्योरी दैट वाज कॉइन्ड बाय द पाकिस्तान, जो लीडर थे पाकिस्तान के, मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्हें 2 नेशन थ्योरी को कॉइन किया था कि हाँ जी, इंडिया को डिवाइड किया जाए, मतलब नेशन ने 2 नेशन बना दिए जाएं, ठीक है, 1 फ्रॉम द मुस्लिम्स और 1 फॉर द हिंदूज, क्योंकि दे थिंक दैट कि दे आर नॉट गेटिंग द प्रेफरेबल पॉलिसीज ऑफ द लाइक ब्रिटिशर्स की, जो कांग्रेस थी उस टाइम पे, जो नेशनल मूवमेंट को चला रही थी, कि वो उनको उतनी प्रेफरेंस नहीं देते, उनको इतनी आज़ादी नहीं देते जितनी उनको चाहिए, कि उनको लाइक उनकी मुस्लिम जो माइनॉरिटी क्लास है उनको दबाया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को अपनाया कि देखो अब हमें अलग कर दिया जाए, और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इंडिया और पाकिस्तान बन गए। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम थी पार्टीशन में, देखो अब कंट्री को डिमार्केट करना है, कंट्री को डिवाइड करना है, एक एरिया अलग करके देना है, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे फेस की जाएंगी। अब इसमें हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन। जो पार्टीशन थी, जो वंड थी, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं वंड करना, ठीक है, अलग करना, वो कैसे हुआ। सबसे पहले प्रॉब्लम थी एरिया फॉर मुस्लिम्स। देखो कौन से एरियाज जो थे वो मुस्लिम्स को दिए जाएं ताकि उनको एक पाकिस्तान नाम की कंट्री दे दी जाए। देयर वर नो सिंगल बेल्ट इन इंडिया दैट हैव अ मुस्लिम मेजॉरिटी। देखो ऐसी कोई भी इंडिया में बेल्ट नहीं थी, कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। दे आर लाइक वो एक तरीके से पूरे इंडिया में फैले हुए थे, ठीक है। तो कौन सा एरिया उनको दिया जाए, उस टाइम पे तो डिसाइड किया गया कि ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया शुड बी गिवन टू द पाकिस्तान। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जो आज हमारा बांग्लादेश है, दैट वाज द ईस्ट बंगाल। वो पहले क्या था, ईस्ट बंगाल था। वो किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को, क्योंकि वहां पे जो कलकत्ता के रीजन के लोग थे, ठीक है, वह मुस्लिम्स ज्यादा थे, तो वो एरिया किसको दे दिया गया, पाकिस्तान को, और इसको बोला गया ईस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन थी, ठीक है, जो पंजाब के साथ लगती थी, लाहौर वाली साइड में, जहाँ पे हमारे तो लाइक पंजाब के साथ तो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, तो वो जो रीजन था, ठीक है, राजस्थान के साथ था जो, तो वो एक एरिया दे दिया गया किसको, पाकिस्तान को, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट साइड बोथ आर गिवन टू द पाकिस्तान, बट मोस्ट ऑफ द लीडर जैसे कि खान अब्दुल गफर खान है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नेता थे, दे वर नॉट एग्री। वो एग्री नहीं थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ठीक है, वो इंडिया में ही रहना चाहते थे, ठीक है। सबसे पहले तो एरिया में डिसाइड हो रहा था कि कौन सा एरिया दे, तो उन्होंने बोला कि जो मेजॉरिटी में जहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, जैसे यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे रहते हैं, तो वो हमें एरिया दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट साइड का दे दिया। बट द प्रॉब्लम ऑफ पंजाब एंड बंगाल, उससे क्या होता था कि पंजाब और बंगाल की जो प्रॉब्लम है वो राइज हो सकती थी, ठीक है। कैसे, क्योंकि जो बंगाल है, ठीक है, यहाँ से मुस्लिम निकल के कहाँ जाएंगे, ईस्ट बंगाल में जाएंगे, ठीक है। तो उन दो, जहाँ पे पंजाब में, क्योंकि ज्यादातर पंजाब में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी भी थी, क्योंकि पंजाब से एरिया काट के दिया जा रहा था, ठीक है, तो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी को सफर करना पड़ रहा था, वो देवर इन द माइनॉरिटी। तो क्या होंगे, एक जगह से दूसरे जगह पर लोग जाएंगे, ठीक है, जो मुस्लिम्स थे, जो इधरली साइड पे रह रहे थे वो पाकिस्तान में जाएंगे, वहां पे जो हिंदू या सिख रह रहे थे वो इस साइड पे आएंगे। सो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी ऑफ द बोथ साइड। तो उस टाइम पे जो माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम थी वो फेस करनी पड़ रही थी लोगों को, क्यों जो सिख थे, हिंदू थे, वो जो पाकिस्तान वाले एरिया में थे, वो उनको इधर आना था और इधर वाले मुस्लिम्स को उधर जाना था। सो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ द माइनॉरिटीज ऑफ द बोथ साइड। सो ये जो पार्टीशन हो गई, ठीक है,
मुस्लिम्स का एरिया डिसाइड कर दिया, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दे दिया, पर पंजाब और बंगाल में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटीज की थी। तो इससे देखो लाइक देयर वर 80 लाख पीपल हु वर माइग्रेटेड फ्रॉम द बोथ साइड्स। 80 लाख जो लोग थे दोनों साइड से वो क्या हो रहे थे, माइग्रेट होके आ रहे थे, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर जा रहे थे। सो देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम, इट वाज अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक पार्टीशन, ठीक है, किसी का कोई प्लान नहीं था। सिंपल लग रहा है कि लोगों को लाइक पाकिस्तान को हम 2 एरियाज दे देंगे, ठीक है, बट ऐसा एज सिंपल ऐसा नहीं था। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन, ठीक है, इसके रिजल्ट्स क्या हुए। ट्रेजिक एंड अनप्लान पार्टीशन, देयर वाज नो प्लान कि हाउ द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन विल बी गोइंग ऑन, कैसे ये पार्टीशन होएगी, कैसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाएगा, ठीक है। ट्रेजिक था, अनप्लान था, पीपल वर किल, मैस्कैड, ठीक है, देयर वर लाइक लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द लाइक मुस्लिम एंड सिख मेजॉरिटी। एंड कम्युनल जोन क्या थे, लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे थे, कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही थी, ठीक है। एंड अमृतसर एंड कलकत्ता बिकम अ कम्युनल जोन, क्योंकि वहीं से लोगों का जो एक जगह से दूसरी जगह आना स्टार्ट हो रहा था। अमृतसर से लोग पाकिस्तान जा रहे थे और अमृतसर ही वैसा एरिया था जहाँ से लोग इधर आ रहे थे। सो एंड बोथ द सिटीज सफर अलॉट, दोनों ही स्टेट्स की जो दोनों सिटीज ने सबसे ज्यादा सफर किया है पार्टीशन के दौरान। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड द पीपल सफरिंग, लाइक पीपल डिस्प्लेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो लोग थे उनको पता भी नहीं था कि वेयर टू गो, कहाँ जाना है हमें, हमारे घर कौन से हैं, ठीक है। लाइक उन्होंने अपना सब घर बार छोड़ के एक जगह से वो दूसरी जगह चले गए, बट ना ही उनके पास घर है ना ही ज़मीन है। दे हैव लिव्ड लाइक इन द रिफ्यूजी कैंप्स, समटाइम फॉर डे, समटाइम फॉर ईयर्स, कई बार कुछ दिनों के लिए, कई साल तक, ठीक है। पीपल हु आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे इन द वेज, वो रास्ते में दे वर किल्ड, ठीक है, रास्ते में उनको मारा जाता था। लाइक दे वर फोर्स टू अबंडन देयर होम, लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि आप अपने घर छोड़ो, ठीक है। सो मेनी वुमेन वर अबडक्टेड, रेप्ड एंड किल्ड, बहुत सारी जो वुमेन्स थी उनको मार दिया गया था। उनको लाइक जो मुस्लिम्स थे वो सिख या हिंदू रिलीजन की जो औरतों थी उनको अपने घर ले जाते थे, फोर्सफुली उनसे मैरिज करते थे, ठीक है। एंड सम ऑफ द जो लाइक जो फैमिलीज हैं, ठीक है, दे हैव किल्ड देयर ओन डॉटर फॉर द फैमिली ऑनर, अपने फैमिली ऑनर के लिए अपनी जो गर्ल्स थी उनको मार देते थे। सो देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल सफरिंग्स। अगर हम देखते हैं पार्टीशन के दौरान बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, ज्यादातर मिनॉरिटीज की। सो पीपल डिस्प्लेस हुए, ठीक है। एंड द डिवीजन ऑफ हार्ट्स, so many writers and poets said it's not a division of countries, it's a division of hearts. So many writers have write down about the partition के बारे में लिखा है। जैसे हम देखते हैं उसके बारे में जो हमारी अमृता प्रीतम है उन्होंने लिखा है अजाखा वारे शानू, ठीक है। देयर आर सो मेनी poems and poetries on the partition. So partition was not only on the peoples, it was on partition of the financial assets। जो फाइनेंशियल एसेट्स है लाइक कुर्सियों से लेके, रेलवे से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके, ठीक है, एम्प्लॉयर से लेके, सभी चीज़ों को डिवाइड किया गया था, सभी चीज़ें इक्वली दे दी गई थी पाकिस्तान को, ठीक है। एंड इंडिया में क्या हिंदू नेशन, क्या आपको लगता है अगर हमने मुस्लिम्स को अलग कर दिया है इंडिया से, क्या आपको लगता है कि इंडिया नाउ इज द हिंदू नेशन? नो, देयर आर 12% Muslims in India who are evenly, not evenly said, ठीक है, mostly they are spread in across the country, mostly वो country में spread हुए हैं। इंडिया एक हिंदू नेशन नहीं बना, ठीक है, उससे ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिया में रहते हैं अभी, ठीक है। नाउ द हाउ द कंट्री विल अकोमोडेट द डाइवर्सिटी, जो कंट्री है वो उन मुस्लिम्स के साथ कैसा करेगी, इंडिया गवर्नमेंट इन मुस्लिम्स के साथ कैसा व्यवहार करेगी। आफ्टर दैट वी हैव अडॉप्ट द सेकुलर स्टेट सिस्टम की नो रिलीजन लाइक द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवेंशन इन एनी रिलीजन, जो गवर्नमेंट है किसी भी रिलीजन में इंटरवेंशन नहीं करेगी। यू आर फ्री टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड डेवलप एनी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, ठीक है, प्रोग्रेस कर सकते हो उसकी। सो नाउ इंडिया इज नॉट अ हिंदू नेशन, इंडिया इज अ सेकुलर नेशन।
So we have done the partition, displacement and the rehabilitation. Now we will discuss the problem of integration of the princely state, कि कैसे जो प्रिंस है उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी. We will discuss the second problem, integration of the princely state. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या थी? बिफोर 1947 इंडिया वाज कॉल्ड द ब्रिटिश इंडिया. 1947 से पहले इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, और ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था. फर्स्ट इज द इंडियन प्रोविंसेस, दैट वाज द स्टेट्स ऑफ द इंडिया. जैसे हम स्टेट्स को बोलते हैं, वो इंडियन प्रोविंसेस को कहा जाता था उस टाइम पे. सेकेंड वाज द प्रिंसली स्टेट. देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द प्रिंस, ठीक है, बट दे हैव टू बी लाइक कम अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी और ब्रिटिश सुपरमेसी. देखो, प्रिंस अपना जो काम है, इंटरनल अफेयर्स है, वो खुद चला सकते थे, बट उनको ब्रिटिश की सुपरमेसी के अंडर रहना पड़ता था, ठीक है. और जो इंडियन प्रोविंसेस थी, दैट इज डायरेक्टली अंडर कंट्रोल द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिश के अंडर थी. बट फिर क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रिटिश फॉर द प्रिंसली स्टेट कि जब हमने इंडिपेंडेंस ले ली, देन द ब्रिटिशर्स डिक्लेयर दैट द प्रिंसेस ऑफ द इंडिया आर फ्री नाउ. दे कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, दैट दे कैन रिमेन फ्री, है ना. नेदर वो किसी भी को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया को ज्वाइन करें, चाहे वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, चाहे वो फ्री रहें. सो इससे क्या होएगा? वी गॉट द इंडिपेंडेंस विद लाइक सो मेनी एफर्ट्स, ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स से हमने आज़ादी ली है. अब उसमें भी अगर जो प्रिंस है वो अकेले रहेंगे तो वो पूर्ण आज़ादी नहीं होगी. सो देयर वाज अ फियर इन द इंडियन गवर्नमेंट. तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन लीडर्स थे, इंडियन नेशनल लीडर्स थे, दे हैव अ फियर कि नाउ द इंडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, इन सो मेनी पार्ट्स. तो बहुत सारे जो पार्ट्स हैं इंडिया में, उसमें डिवाइड हो जाएगा. अगर प्रिंस अलग रहेंगे तो कैसे हम इंडिया को चलाएंगे? क्योंकि वो प्रिंस इंडिया के बाहरली टेरिटरी में नहीं थे, है ना. देवर इंटरनली बेस्ड. जैसे हैदराबाद हो गया, पटियाला के अगर हम बात करें, पटियाला वाज आल्सो प्रिंसली स्टेट, नाभा, जींद, ठीक है. सो मेनी, देयर वर 565. एक छोटी सी स्टेट अगर हम बात करते हैं, गुजरात का जो सत्रह रीजन है, वहाँ पे पता नहीं कितने सारे प्रिंस थे. हर छोटे छोटे जो रूलर्स थे वो प्रिंस थे, ठीक है. सो द प्रिंसली स्टेट, बट मोस्ट ऑफ द जो प्रिंसली स्टेट थी, दैट वाज रन बाय द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम. वहाँ पे लोगों की कोई भी आज़ादी नहीं थी. पीपल हैव नो राइट्स, ठीक है. लाइक द पीपल वर वेरी अनहैप्पी विद द ऑप्रेसिव प्रिंसली रूलर्स. जो रूलर थे बहुत ऑप्रेसिव थे, लोगों को बहुत तंग करते थे. सो लोग क्या थे उस टाइम पे? बहुत दुखी थे. सो व्हाट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच टू वर्ड द प्रिंसली स्टेट? तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी? द गवर्नमेंट वॉन्ट टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी? इंडिया के साथ प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन करना चाहती थी. एंड हु प्ले अ मेजर रोल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट? दैट वाज द सरदार वल्लभ भाई पटेल. ही इज फ्रॉम द गुजरात. ही वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ द ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है. सरदार का नाम इनको मिला बरदौली मूवमेंट जो इन्होंने किसानों के लिए की थी. एंड ही प्ले अ मेजर रोल, ठीक है, विद हिज डिप्लोमेटिक, और कह सकते हैं अपने डिप्लोमेटिक जो फोरसाइटनेस की वजह से इन्होंने जो रोल प्ले किया है, ठीक है, इंटीग्रेट करने के लिए. एंड ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है. जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी, जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी, उसमें ये क्या थे? होम मिनिस्टर थे. तो इन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, चाहे वो डिप्लोमेसी से कह लो, चाहे अपनी स्किल्स की वजह से कह लो, अपनी पॉलिटिकल स्किल्स की वजह से. इन्होंने सभी जो प्रिंसली स्टेट है उनको एग्री किया कि वो इंडिया का पार्ट बने. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर 3 अप्रोचेस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कि देखो, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया. सबसे जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे. नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट वाज एग्री एंड दे हैव टू गिव दे वांट टू गिव द फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी टू द प्रिंसली स्टेट. क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो थी वो डाइवर्स थी, वहाँ पे बहुत सारे कल्चर के लोग थे. तो उनको ऑटोनॉमी, मतलब ठीक है, हम प्रिंस को कुछ ऑटोनॉमी दे सकते हैं, ठीक है.
नेक्स्ट हमारी अप्रोच थी कि इंटीग्रेशन शुड बी गिवन सुप्रीम प्रायोरिटी बिकॉज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द पार्टीशन वी हैव सफर वेरी वी हैव सफर्ड अलॉट, हमने बहुत सफ़र किया है, ठीक है, पार्टीशन के बेसिस पे। अब हम सफ़र नहीं करना चाहते, सो द इंटीग्रेशन इज अ सुप्रीम। तो हमारी जो सुप्रीम प्रायोरिटी क्या है, इंटीग्रेशन, हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है स्टेट्स को, ठीक है, किसी भी हालत में, बाय हुक और क्रुक। सो who created the problem? Most of the जो princely states हैं उन्होंने क्या कर लिया था, instrument of accession. It was an agreement of the government of India that is signed by the princely states, that is signed by the prince कि they are agreed to become a part of India. Instrument of accession एक document था, एक फॉर्म था, एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट था कि जो प्रिंस हैं वो एग्री करते हैं कि हम आपकी इंडिया स्टेट्स को इंडिया को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। बट हु क्रिएटेड द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम? कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड मणिपुर। इसमें हम बात करेंगे हैदराबाद की, मणिपुर की और कश्मीर की। कश्मीर का इशूज जैसे आप जानते हो कि देर पर जो राजा हरि सिंह है, ही वाज नॉट एग्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, ही वांट टू रिमेन फ्री। बट इन 1947 देर वाज अ इन्फिल्ट्रेटर्स, दहशतगर्द जो थे पाकिस्तान साइड के, वो कश्मीर में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद महाराजा हरि सिंह want to get the help from the Indian government and Jawaharlal Nehru give the help in 1947 on the कि हम जो है आपको हेल्प देंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्या है, जो कश्मीर का जो सिस्टम है वो इंडिया ने चलाना स्टार्ट कर दिया था। और अब तो आपको पता है कि नाउ द कश्मीर इज बिकम अ यूनियन टेरिटरी, सॉरी, जो कश्मीर क्या है, अब पहले उनको 370 आर्टिकल 370 दिया गया था कि वो अपनी इंटरनल जो ऑटोनॉमी है उसको रख सकते हैं, ठीक है। उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उनका अलग तरीके से जुडिशरी का सिस्टम था, ठीक है। तो कोई भी जो इंडियन कोई कानून है, ठीक है, जो कोई बिल है, वो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के सेंट के बिना पास नहीं हो सकता था। नाउ द 370 जो एक्ट है दैट इज नाउ अबॉलिश्ड बाय द बीजेपी, बाय द एनडीए गवर्नमेंट, ठीक है, जब मोदी गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया है। सो जो जूनागढ़ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर ली थी बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड बाय द हैदराबाद। हैदराबाद करंटली अगर हम बात करें, कुछ पार्ट महाराष्ट्र कर्नाटका का जो था वो हैदराबाद में आता था। एंड देयर वाज अ रूल ऑफ निज़ाम, ठीक है, वहाँ पे एक निज़ाम था जो मुस्लिम था, उसका रूल था, ठीक है। एंड ही वो इंडिया के साथ नहीं जाना चाहता था, ही वांट टू बिकम अ फ्री, ठीक है, वो फ्री रहना चाहता था। उसके बाद मोस्ट पीपल वर वेरी अनहैप्पी विद द ऑप्रेसिव रूल ऑफ द निज़ाम एंड द पीजेंट्री ऑफ द हैदराबाद स्टार्ट द रिवोल्ट अगेंस्ट द निज़ाम्स पॉलिसीज। जो पीजेंट थे उन्होंने निज़ाम के खिलाफ एक एजिटेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड द निज़ाम सेट देयर, राजा का जो उसकी मिलिट्री थी उसने फिर लोगों के ऊपर एट्रोसाइड करने स्टार्ट कर दिए। देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवेंशन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवेन करती है बाय द सितंबर 1948 हैदराबाद बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सितंबर 1948 में क्या हो जाता है, हैदराबाद को पार्ट बना दिया जाता है बाय द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री लगा के। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द मणिपुर? मणिपुर इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। मणिपुर वाज रूल्ड बाय द राजा बोध चंद्रा, वहाँ पे एक राजा थे, बोध चंद्रा थे। एंड ही साइंड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे वो साइन करते हैं कि हाँ जी, बिफोर इंडिपेंडेंस, कि हम आपके साथ जाएंगे, हम इंडिया का पार्ट बनेंगे। बट विद द प्रेशर ऑफ द पीपल ऑफ द मणिपुर ही कंडक्ट द इलेक्शन, ठीक है, वो इलेक्शन कंडक्ट करवा लेते हैं। इन जून 1948 the Manipur became a constitutional monarchy and it was the first state who conducted election on the universal adult franchise। जो फर्स्ट स्टेट थी जिन्होंने यूएफ के अकॉर्डिंग वोट्स करवाई थी वो मणिपुर थी। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है, वहाँ पे असेंबली भी है, वहाँ पे मोनार्क भी है। सो द कांग्रेस जो थी मणिपुर की, वो एग्री थी करती थी कि हाँ जी हमें क्या करना है, इसके साथ जाना है, हमें इंडिया के साथ जाना है। बट अदर पार्टीज आर नॉट एग्री विद द कांग्रेस कि हमें मणिपुर को अलग रखना है, हम नहीं जाना चाहते, ठीक है, हम नहीं इंटीग्रेट होना चाहते। बट फिर उस पर साइन करवा लिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को स्टेंसिल एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया जाता है बाय द बोध चंद्रा का, ठीक है। तो
without the consent of the without the consent of the legislative assembly of the मणिपुर बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, मणिपुर क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है, बट उसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका कोई भी उसका कोई भी मेंबर एग्री नहीं था। तो इससे क्या होता है, द रिसेटलमेंट इज स्टार्टेड इन द मणिपुर, दैट इज फील्ड उसको हम आज भी फील कर सकते हैं कि जो रिसेटमेंट है, लोगों का जो गुस्सा है मणिपुर में कि हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते थे, वो आज भी हम फील कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, कि जो प्रिंस थे उनको कैसे टैकल किया गया, उनको कैसे इंडिया के साथ लाया गया। नाउ वी विल डिस्कस द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, कि वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडियन स्टेट्स को कैसे ज्वाइन किया गया था। We'll discuss the third problem, reorganization of the states. देखो, during the British period, British boundaries were demarcated on for the administration convenience. ब्रिटिशर्स ने जो स्टेट की बाउंड्रीज बनाई हुई थी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए बनाई हुई थी, जो उनको सही लगता था, जैसे उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वैसे उन्होंने बाउंड्रीज को बना दिया था। ठीक है, तो इंडिया के जो लोग थे, इंडियन नेशनल लीडर थे, वो उस बाउंड्रीज को नहीं मानते थे। दे हैव फेल्ट दैट कि व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस वी विल रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। इन 1920 में नागपुर में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उन्होंने सोचा कि हमें लिंग्विस्टिक जोन बनाने चाहिए, लैंग्वेज बेसिस के जोन बनाने चाहिए। ठीक है, कि जैसे पंजाब है, वहाँ का लैंग्वेज रीजन बन गया, तो ऐसे ही हमने काम करना है। तो हम क्या करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल मेक द लिंग्विस्टिक स्टेट, कि लैंग्वेज जो एक भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको एक जगह पे इकट्ठे करके उनकी एक स्टेट बना देंगे। जैसे पंजाब का पंजाबियों का हो गया, गुजराती, ठीक है, महाराष्ट्र मराठियों का है, तो वैसे बना देंगे। बट when we got the independence, the leadership postponed the matter. उन्होंने सोचा कि we got the independence, now we have felt the trauma of the partition, कि partition का ड्रामा अभी हमने फील किया है। ठीक है, if we will divide the states on the linguistic basis, then it will further divide the India। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो कंट्री है उसकी जो नेशनल यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी। The leadership postponed the matter that time, but the protests start in the Telugu region. Telugu के जो speaking areas थे, they have started the protest against the government decision, and the विशाल आंध्रा movement was started, कि जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए by from the मद्रास। ठीक है, उस टाइम पे जो मद्रास रीजन था वो काफ़ी स्टेट्स को मिलके बनता था मद्रास, कि उसको आंध्र प्रदेश को उससे अलग किया जाए। एंड देयर वाज अ वन लीडर दैट इज कॉल्ड द पोट्टी श्रीनिवासलु। ठीक है, दे ही सेट ऑन द इनडिफाइंड फास्ट। ठीक है, वो इनडिफाइंड फास्ट पे बैठ जाते हैं, बट आफ्टर 56 डे ही डाइड। ठीक है, वो मर जाते हैं। And with the intense pressure of the people, people start protest against the government, and the death of the national leader। ठीक है, जो national leader थे, गांधीयन जो followers थे, उनकी जब death हो जाती है, there were so many killing in the city। ठीक है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। with the pressure and the government made the आंध्र प्रदेश in December 1952। जो आंध्र प्रदेश है उसको दिसंबर 1952 में बना दिया जाता है। ठीक है, and इट वॉज नॉट ईजी कि एक स्टेट को आपने बना दिया, देन व्हाट अबाउट द अदर स्टेट्स, जो बाकी स्टेट्स हैं उनका क्या होगा। ठीक है, वो भी डिमांड करेंगी कि हमको भी अलग कर दिया जाए। ठीक है, देन द गवर्नमेंट मेक अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 दैट इज कॉल्ड SRC। एंड द SRC विल सी कि हाउ टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज, कि कैसे बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाए, कि एक स्टेट के जो लोग हैं, एक लैंग्वेज स्पीकिंग के लोग हैं, उनको अलग कर दिया जाए, तो वहाँ पे स्टेट बनाई जाए। तो उसके बाद ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन जाता है 1956 में। आफ्टर दैट सो मेनी स्टेट्स स्टार्ट द एजिटेशन to become a state on the basis of language। but after that अगर हम बात करें कि states का reorganization होना तो start हो गया था। ठीक है, states जैसे कि 1966 में हमारा जो पंजाब है वो divide हो जाता है। अर्लियर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल जो थे एक ही थे। ठीक है, उसके बाद वो divide हो जाते हैं। जो एरिया मतलब
हिमाचल का है, हिली एरिया है, वो हिमाचल में चला जाता है। हिंदी बोलने वाले जो हरियाणवी बोलने वाले लोग हैं वो हरियाणा में चले जाते हैं और पंजाबी स्पीकिंग पंजाब में रह जाते हैं। बट उसके बाद हमने सोचा कि सिर्फ लैंग्वेज बेसिस पे नहीं, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भी, जैसे 2000 में बनी थी हमारी स्टेट्स बनी थी 3, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, वो किसी लैंग्वेज बेसिस पे नहीं बनी थी, उनके जोग्राफिकल बेसिस पे बनी थी, ठीक है। झारखंड को बिहार से निकाला गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से निकाला गया, उत्तराखंड को यूपी से निकाला गया, तो वो क्या थी, एक जियोग्राफिकल बेसिस पे थी। सो उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स हैं। 1960 में बॉम्बे गुजरात अलग हो जाते हैं, 66 में पंजाब हरियाणा हिमाचल बन जाते हैं, 1972 में मेघालय मणिपुर त्रिपुरा को बना दिया जाता है, 87 में अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और नागालैंड को, ठीक है, एंड 2015 में तेलंगाना बन जाता है, ठीक है। तेलंगाना की जो मूवमेंट थी वो 1953 से ही चल रही थी जब आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। सो उसके बाद उनको देखो जो जीत है बनने का, जो उनका सपना है वो पूरा होता है 2015 में जाके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द फर्स्ट चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑफ द नेशन बिल्डिंग की जो प्रॉब्लम थी, नेशन बिल्डिंग में पार्टीशन डिस्प्लेसमेंट की, सेकेंड थी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, थर्ड इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। तो थैंक यू, वेलकम।